नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आप सभी का आप जो लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर दोस्तों और फेसबुक पर, आप सभी का स्वागत करता हूं महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से। और साथ ही हमारे जो वेबएक्स पर पार्टिसिपेट है तमाम उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज को बता दूं, आज का हमारा विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है इस संकट काल में, कोरोना संकट काल में। सब्जेक्ट है हमारा कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम एंड एलएलपी फ्रेश स्टार्ट स्कीम। इस विषय को ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा प्रकाश डालने के लिए इस पे इसके जानकार एक्सपर्ट की नोट स्पीकर है सीएस प्रिंस कुमार अरोड़ा। और इस विषय पर आगे इस विषय को सपोर्ट करेंगे और तमाम हमारे जो पार्टिसिपेट है उनके सवाल जवाब लेंगे। इसको विषय को सपोर्ट करने के लिए हमारे जो मॉडरेटर है आज के विषय के, सीए स्मिथ साहब, दोनों का मैं स्वागत करता हूं। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता के कारण, हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। तो यह हमारी कोशिश है महासेवा की और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की कि इस कोशिश में आप सभी लोगों को सफलता मिले। और हमारे जो कीनोट स्पीकर है प्रिंस और हमारे स्मिथ साहब, दोनों का हमारे अतिथि देवो भव है, उनका स्वागत करता हूँ इन शेयर के साथ में कि ये काफी मेहनत कर रहे हैं और ये काफी यूथ है और आने वाला टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही एप्ट टॉपिक है आज के सिनेरियो में। आज हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 एंड एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020। कोविड-9 की सिचुएशन में एमसीए ने बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दिया है और स्टेक होल्डर्स को और हम सब कंपनीज को, एलएलपी को बताया है कि वो इस ट्रेजिक सिचुएशन में हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च की है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे बेटर स्कीम कुछ और हो ही नहीं सकती थी। तो बताता हूँ स्कीम में क्या है। कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2020 से और इसका एंड पीरियड है 30 सितंबर 2020। इस स्कीम में हर उस कंपनी को, बी इट प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, पब्लिक कंपनी, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या एनी अदर कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उसे इस मोरेटोरियम पीरियड में, एक मोरेटोरियम पीरियड डिसाइड किया गया है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक का। इस मोरेटोरियम पीरियड में जो भी डिफॉल्टिंग कंपनी या एलएलपी हैं उनको ये बेनिफिट दिया गया है कि वो अपने जितने भी पेंडिंग फॉर्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, स्टेटमेंट्स है, कोई रिटर्न है, वो सब फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल फीस। ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। कंपनीज एक्ट में पेनल्टी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो उन सब को रिड्यूस कर दिया गया है। इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन कभी नहीं आ सकती है। तो कोई भी कंपनी है, रेदर ऐसे डिफॉल्टिंग कंपनी, कोई भी डिफॉल्टिंग कंपनी है तो वो कोई भी पेंडिंग फॉर्म अपना फाइल कर सकती है टू आरओसी इस मोरेटोरियम पीरियड के अंदर, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 2020, 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक। सभी फॉर्म्स को इसमें कवर किया गया है। ऑलमोस्ट 78 फॉर्म को हाईलाइटेड किया गया है। उसकी लिस्ट आपको एमसीए पे मिल जाएगी। जैसे ही आप एमसीए पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स है जिन पर रिलैक्सेशन मिली है। ऑलमोस्ट 78 फॉर्म है। उनमें से कंपनीज एक्ट 1956 के 10 फॉर्म है, कंपनीज एक्ट 2013 के 56 फॉर्म है एंड एलएलपी के 12 फॉर्म्स है। तो ऑलमोस्ट 70, आई बिलीव 78 फॉर्म्स हैं। ये सारे फॉर्म्स पे रिलैक्सेशन मिली हुई है, यानी कोई भी पेनल्टी नहीं है, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्म को फाइल कीजिए विदाउट एनी एडिशनल फीस। जो फॉर्म की नॉर्मल फीस है, बी इट 300, 400, 500 और 600, वही फीस आपसे ली जाएगी, कोई एडिशनल फीस नहीं ली जाएगी। दो फॉर्म्स को स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट किया गया है इस स्कीम में, वो है CHG 1 यानी चार्जेस वाले फॉर्म, CHG 1, CHG 4, CHG 8 या CHG 9 और SF 7। इन दो तरह के फॉर्म्स को एग्जम्प्ट किया गया स्कीम में। इट मीन्स इन दो फॉर्म्स पे स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स जितने भी पे स्कीम एप्लीकेबल है। एंड जैसे ही आपका मोरेटोरियम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि 6 मंथ जैसे ही आपका एक्सपायर हो जाएगा, मैंडेटरी आपको एक फॉर्म फाइल करना है जिसका नाम है CFSS, यानी कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम से फॉर्म दिया गया है CFSS 2020। ये फॉर्म आपको फाइल करना है टू आरओसी विद इन 6 मंथ।
तो ये फॉर्म जब आप आरओसी को फाइल करेंगे तो आरओसी आपको इम्यूनिटी ग्रांट करेगा। दो दो पेज का फॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना सिन नंबर डालना है कंपनी का। जैसे ही आप सिन नंबर डालेंगे सारी इंफॉर्मेशन एमसीए से फैच हो जाएगी। आपको फिर बताना है कितने एसआरएन आपने फाइल किया है ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन, या फिर इस मोरेटोरियम पीरियड में आपने कितने एसआरएन फाइल किए हैं। और उन एसआरएन में से और उन एसआरएन को स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा कि ये एसआरएन को हमने फाइल किया है इस मोरेटोरियम पीरियड में इस स्कीम के अंदर। और वहां से आपको एक पेज का इम्यूनिटी सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि ये एक्सक्लूसिव एविडेंस है कि आपने इस स्कीम को ऑप्ट किया था और आपको उसके लिए इम्यूनिटी मिल गई है। सिर्फ दो फॉर्म को एग्जाम्प्ट किया गया है जो मैं आपको बता चुका हूँ, और कुछ कंपनीज को एग्जाम्प्ट किया गया है जो स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकती है। उन कंपनीज के अलावा हर तरह की कंपनी ये बेनिफिट ले सकती है। वो दो कंपनी है, वो कुछ कंपनीज हैं, ऐसी कंपनी जिन्होंने स्ट्राइक ऑफ के लिए इनिशिएट कर दिया हो, यानी कि STK2 फॉर्म फाइल कर दिया हो। ऐसी कंपनी जिन्होंने स्ट्राइक को फाइल कर दिया हो और डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल आ गया हो। ऐसी कंपनी जो मर्जर अमलगमीशन जिनका चल रहा है। ऐसी कंपनी जो वैनिशिंग कंपनी है या फिर डोरमेंट कंपनी है। इन 5 तरह की कंपनी को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। इन कंपनी को छोड़ के कोई भी कंपनी स्कीम का बेनिफिट ले सकती है। डोरमेंट कंपनी बेनिफिट ले सकती है, सिर्फ एक कंडीशन है, पहले उनको एक्टिव स्टेटस लेना पड़ेगा। एक्टिव स्टेटस के लिए वो MSc 4 फॉर्म फाइल करेंगे। जब उन्हें एक्टिव का स्टेटस मिल जाएगा उसके बाद वो इस इस फॉर्म का बेनिफिट ले सकते हैं, स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह LLP सेटलमेंट स्कीम है। LLP सेटलमेंट स्कीम जो है, रेदर LLP सेटलमेंट स्कीम मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ये एक LLP सेटलमेंट स्कीम आई थी 4 मार्च 2020 को, उसका मॉडिफिकेशन वर्जन है। उस स्कीम में बहुत अच्छे बेनिफिट दिए गए थे, मगर उस स्कीम को मॉडिफाई करके इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस स्कीम में सारे फॉर्म कवर कर दिए गए हैं। उस स्कीम में स्पेसिफिकली 4 फॉर्म कवर किए गए थे, इसमें ऑलमोस्ट सारे फॉर्म कवर कर दिए गए हैं। स्पेसिफिकली 12 फॉर्म मेंशन है, बट ऑलमोस्ट सारे फॉर्म कवर हो जाते हैं। सारे फॉर्म कवर किए गए हैं। हर तरह के LLPs का बेनिफिट ले सकती है। सिर्फ और सिर्फ ऐसी LLP बेनिफिट नहीं ले सकती है जिसने फॉर्म 24 फाइल किया हो, यानी कि स्ट्राइक ऑफ का प्रोसेस इनिशिएट कर दिया हो। उसके अलावा हर एक LLP इस स्कीम का बेनिफिट ले सकती है। मॉरेटोरियम पीरियड सेम है, 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक। बट एक मेजर डिफरेंस है, जैसे कि कंपनी फ्रेश सेटल स्टार्ट स्कीम के एंड में आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा CFSS 2020 विद इन 6 मंथ, और उसमें आपको बताना होगा कि कौन कौन से SRN आपने फाइल किया है इस स्कीम में। बट LLP में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जस्ट फॉर्म फाइल करेंगे और उसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्म, उसके बाद कोई अलग से फॉर्म फाइल नहीं करना है, ना ही वहाँ से कोई इम्यूनिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये LLP सेटलमेंट स्कीम थी। कंपनी फ्रेश सेटल स्टार्ट जो स्कीम है 2020, उसमें जो आप फॉर्म फाइल करेंगे, जो 6 मंथ क्लोजर ऑफ द स्कीम जब खत्म हो जाएगी उसके बाद CFS 2020 फॉर्म फाइल करेंगे, उसकी कोई फीस भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको SRN फिल करने हैं उसमें। और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 24 मार्च को आई थी एंड 30 मार्च को आई थी, सर्कुलर नंबर 11 एंड 12 में। आई थिंक विशाल सर, समित सर, मैंने इसमें सब कुछ कवर कर दिया है। हाँ कुछ क्वेश्चंस हो व्यूअर्स के, तो मैं वेलकम है क्वेश्चन सर, मैं आंसर करने के लिए रेडी हूं सर। लेकिन मैं आप तमाम जो पार्टिसिपेट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं उनसे सवाल कर सकते हैं आप फ्रेश स्टार्ट स्कीम्स एंड LLP फ्रेश स्टार्ट स्कीम पर। क्या आपके जो सवाल है वो सवाल आपके क्वेश्चन है आपके दिलो दिमाग में, तो वो आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ स्मिथ शाह से। स्मिथ, और हमारे जो कीनोट स्पीकर है वो उनकी मेल ID और नंबर शेयर कर दें चैट बॉक्स में। लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, तो स्मिथ प्लीज वेलकम। थैंक यू सुनील जी। पहला क्वेश्चन है, ये कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम किस किस को एप्लीकेबल है? उसके एप्लीकेबिलिटी पे एक बार आप जरा नॉलेज शेयर कीजिए। जी सर। सर ये हर तरह की कंपनी पर एप्लीकेबल है। कोई भी कंपनी हो, बी इट प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, OPC, स्मॉल, हर तरह की कंपनी इस स्कीम को ऑप्ट कर सकती है। कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्टिंग कंपनी बन जाती है, डिफॉल्टिंग हियर मींस कोई भी स्टैट्यूटरी फॉर्म जो कि मैंडेटरी था वो फाइल नहीं कर पाई है, तो वो डिफॉल्टिंग कंपनी में फॉल कर जाती है। और कोई भी डिफॉल्टिंग कंपनी स्कीम का बेनिफिट ले सकती है। और टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफिक है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक। और रिगार्डलेस कोई भी ड्यू डेट हो,
कितने भी साल पुराना फॉर्म क्यों ना हो, 1956 का भी फॉर्म हो सकता है, कंपनीज एक्ट 2013 का भी फॉर्म हो सकता है, तो कोई भी कंपनी इसका बेनिफिट ले सकती है। Second question, whether all forms are included in this scheme या कोई कैटेगरी है जो फॉर्म्स की जो इसमें इंक्लूड नहीं की गई है? ओके सर, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 78 फॉर्म्स है जिनको स्कीम में इंक्लूड किया गया है। 10 फॉर्म कंपनीज एक्ट 1956 से लिए गए हैं, 66 फॉर्म लिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 से, एंड 12 फॉर्म, सॉरी 56 फॉर्म लिए गए कंपनीज एक्ट 2013 से, एंड 12 फॉर्म्स लिए गए हैं एलएलपी सेटलमेंट स्कीम से लिए गए, सॉरी एलएलपी एक्ट 2008 से लिए गए हैं। टोटल 78 फॉर्म है जो इस स्कीम में फॉल करते हैं। स्पेसिफिकली दो फॉर्म को एक्सक्लूड किया गया है, वो फॉर्म है SS7 और चार्ज रिलेटेड जो भी फॉर्म्स है, CHG1, CHG4, CHG8, CHG9, ये फॉर्म को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। अदरवाइज सारे फॉर्म्स जो है वो इस स्कीम में कवर होते हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्म जो उसमें मेंशन नहीं है फिर भी कवर है, वो मैं स्पेसिफिकली बता देता हूँ। MSME 1 फॉर्म उसमें कवर्ड है मगर उस वहाँ पे मेंशन नहीं है। DIR3 KYC, DIR3 KYC वेब और INC 22A, ये सारे फॉर्म उसमें कवर है बट वहाँ पे मेंशन नहीं है, सिंस वहाँ पे वही फॉर्म मेंशन है जिन पे एडिशनल फीस चार्जेबल है। इन पे कोई एडिशनल फीस लग नहीं रही थी तो इसलिए इनको एक्सक्लूड किया गया है। LLP रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बताइए और डॉक्यूमेंट्स जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। LLP बनाने का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में आप जो नेम है वो अप्लाई करते हैं, उसके लिए आप रन एलएलपी जो वेब फॉर्म है वो फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आपका रन एलएलपी फॉर्म अप्रूव हो जाता है आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 90 डेज है, 90 डेज के अंदर आप फिलिप फॉर्म फाइल कर सकते हैं जो कि एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए है। और जैसे ही आप फिलिप फॉर्म फाइल कर देते हैं और आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके 30 डेज के अंदर आपको फॉर्म 3 फाइल करना होता है जो कि एलएलपी एग्रीमेंट के लिए है। वो भी एक मैंडेटरी फॉर्म है, विद इन 30 डेज आपको फाइल करना ही करना है। अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी जो है आपको पे करनी है। और डॉक्यूमेंट्स में दो मिनिमम 2% चाहिए, 2% के करवा ऐसे डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड वन इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट वुड बी इनफ। मैं चाहूंगा इनमें से हमारे जो पार्टिसिपेट हैं वेबएक्स पे, जो डेली हमारे पार्टिसिपेट जुड़ते हैं, इनमें से आपके यदि कोई सवाल हो इस बारे में, इस विषय पे, हमारे कीनोट स्पीकर। प्रिंस जी, मेरा नाम राजीव सक्सेना है और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। आई थिंक काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहेगा कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एलएलपी है, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या बेनिफिट है अगर आप एलएलपी कंपनी ओपन करते हैं वर्सेस द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? सर कोई मोर और लेस कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों को दो अलग अलग एक्ट गवर्न करते हैं। दोनों में बेसिक रिक्वायरमेंट सेम है कि 2% वहाँ पे भी चाहिए, 2% यहाँ पे भी चाहिए। इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलएलपी को प्रमोट करने के लिए एलएलपी के जो चार्जेस है वो कम रखे थे, फॉर्म्स की फीस कम रखी थी, टाइमलाइन थोड़ी सी एक्सटेंडेड थी, कंप्लाइंसेस कम थे। मगर धीरे धीरे दोनों स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं, दोनों में ही फॉर्म्स, फीस और ये सब बराबर होती जा रही हैं। तो बस ड्यू डेट्स अलग है, ठीक है सर, ड्यू डेट्स अलग है और फॉर्म की थोड़ी फीस अलग है और थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। बाकी मोर और लेस कंप्लाइंसेस सेम ही है उसमें और इसमें भी सर। वो आपकी कॉल है कि आप क्या लेना चाहें, मोर और लेस सेम ही है वो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी सेम है दोनों में। राजीव ओके, सर, थैंक यू, मैंने आई थैंक बिलीव यू, मैंने थैंक यू आपका सर। क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हो। हाँ, एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ जो आपको सुनने में चलाएगा। डिविडेंड का थोड़ा सा बेनिफिट आपको एलएलपी में मिलता है जो कि कंपनी के केस में नहीं है, दैट्स इट। एक वही इकलौता ऐसा बेनिफिट है जो आप ले सकते हैं एलएलपी के केस में, जो आपको लगता है कि अच्छा एडवांटेज है। और एक और एडवांटेज है कि कंपनी के केस में आपको ऑडिटर जो है मैंडेटरी अपॉइंट करना होता है, मगर एलएलपी के केस में एक सर्टन लिमिट है, उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट आपको चाहिए होती है, यानी ऑडिटेड अकाउंट चाहिए होता है। उससे पहले बिना ऑडिटेड अकाउंट भी एलएलपी में फॉर्म जो है फाइल हो सकते हैं। तो मोर और लेस करेक्ट। प्रोसेस सेम है, बस ये थोड़े दो मेजर डिफरेंस है। वो क्या क्या अमाउंट है सर, कितना अमाउंट पे अपने को ऑडिटर अपॉइंट करने का जरूरत है? सर ऊपर टर्नओवर है तो आपको ऑडिटेड अकाउंट लगाने पड़ते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिटेड होनी चाहिए। जी सर बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अभी जो इस स्कीम के अंडर एमपीटी 14 भरना पड़ेगा, किसी जी कंपनी सर। का बैकडेटेड है तो जी उसके सर। लिए आईएनसी 28 का रेफरेंस देना रिक्वायर्ड रहेगा या उसके सिवा भी हम लोग कर सकते हैं? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर।
सर इस स्कीम में सारे फॉर्म कवर किए गए हैं। ये स्कीम आई है आपको पेनल्टी और जो प्रोसिक्यूशंस हो रहे हैं लेट फाइलिंग के कारण, उससे बचाया जा रहा है। मगर जो कंप्लाइंसेस है वो आपको करने ही पड़ेंगे। इसको ऐसे समझते हैं यानी कि जो भी एक्ट में लिखा हुआ है कंप्लाइंसेस आपको करना है वो आपको करना ही है, और उसी वे से करना है। उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन इतनी है कि जो एडिशनल फीस के कारण आपके ऊपर जो पेनल्टी इम्पोज हो रही थी या जो प्रोसिक्यूशन लग रही थी उससे आपको छूट मिल गई है, उससे वो वेव्ड हो चुके हैं, उससे आप बच गए हैं। एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप जब मनी रिट्रीव करते हैं या फिर आप जब सेक्शन 42 में आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको फाइल करनी होती है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दी, जब भी आपको वो मनी मिलती है आप 15 डेज में PS3 फॉर्म फाइल करते हैं। तो 15 डेज क्या है उसका क्राइटेरिया कि आपको 15 डेज में वो फॉर्म फाइल करना है। तो बट अगर एक साथ में और क्राइटेरिया है, सेक्शन 42 ये बात भी कहता है कि जब तक आप उस फॉर्म को भरते नहीं है तब तक आप उस मनी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। जो मनी आपने एक्वायर किया है उस मनी को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस स्कीम में बेनिफिट ये मिला है कि अगर आपने 15 डेज क्रॉस कर दिया है, 15 से 20 हो गया, 30 हो गया, तो वो आपको लेट पेमेंट फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। मगर वो बेनिफिट आपको अभी भी नहीं मिला है कि आप वो अमाउंट यूज कर सके। यानी कि अगर आप उस अमाउंट को यूज करते हैं तो जो भी प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट लिखे हुए हैं कंपनीज एक्ट में वो आपको लगाने मतलब कि फुलफिल करने पड़ेंगे। सेम केस गोज टू MGT 14। MGT 40 300 डेज के बाद कंडोलेशन ऑफ डिले करना ही पड़ता है। उसके लिए आपको INC 28 का SRN चाहिए। तो वो उससे आप वेव्ड नहीं हुए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अगर वो आप लेट फाइल कर रहे हैं, जैसे 30 डेज के बाद आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ती है, 60 डेज के बाद एड वॉलरम फीस पे करनी पड़ती है, आप उन सब से बच सकते हैं। मगर 300 डेज क्रॉस कर दिया तो आप वो जो कॉन्डोलेशन ऑफ डिले वाला जो प्रोसेस है वो आप उससे नहीं बच सकते हैं। और तो इसके लिए गई हुई है, रिकमेंडेशन गई हुई है, बट अभी तक कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। आई होप आपकी क्वेरी क्लियर होगी। या थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू रमेश सर, थैंक यू समित सर, थैंक यू महासेवा, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं अपनी जो कंक्लूड करना चाहूँगा इस बात पे कि इस जो भी मैंने आज आपको बताया, कंटेंट बताया, जो भी नोट सर्कुलर की बात हुई है, ये 4 सर्कुलर में ये सारी इन्फॉर्मेशन आई है। सर्कुलर नंबर 6, सर्कुलर नंबर 11, सर्कुलर नंबर 12 एंड सर्कुलर नंबर 13। ये सर्कुलर मैं समित सर के साथ शेयर कर दूंगा। किसी को डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप समित सर से मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।